आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बार फिर से बता दें कि सूत्रों के हवाले से हमें जो पता चला, सबसे पहले जी न्यूज़ ने आपको ये खबर दी अब से थोड़ी देर पहले, अब से लगभग 1 घंटा पहले, कि भारतीय सेना के कम से कम 20 जवान गलवान घाटी में कल शहीद हुए हैं, जब चीन की सेना के साथ उनकी हाथापाई हुई है। और ये एक बहुत ही दुखद खबर है। 20 जवान एक ही दिन में हमारे चले गए। इसके बाद भारत सरकार और भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो इसका जवाब कैसे देंगे। बड़ी बात तब होती है क्योंकि चीन की सेना भी कोई छोटी मोटी सेना नहीं है। चीन एक विशाल देश है, बड़ा देश है। चीन एक सुपर पावर है और चीन की सेना दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन सेनाओं में गिनी जाती है। भारत की सेना भी दुनिया की सबसे बड़ी और गिनी जाती है। भारत की सेना भी दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन सेनाओं में गिनी जाती हैं। चीन और भारत दोनों पहले 5 सेनाओं में गिने जाते हैं। टॉप 5 जो आर्मीज हैं दुनिया की, दोनों का नाम उसमें शामिल है। अब भारत को क्या करना चाहिए? चीन को गलतफहमी यह है कि जो कुछ 1962 में हुआ वो दोबारा भी हो सकता है। उसके बाद चीन ने 1967 में भी ऐसा किया, उसके बाद 1-2 बार और किया, फिर 2017 में डोकलाम में किया, और धीरे धीरे चीन आगे बढ़ता चला गया। और कुल मिलाकर चीन ने हमारा एक बहुत बड़ा इलाका हमारी आज़ादी के बाद से लेकर अब तक पिछले 70 सालों में हमसे छीन लिया, और भारत ने कभी उस पर कुछ नहीं किया। कोई सवाल नहीं उठाया भारत ने कभी भी, और ना ही उस इलाके को वापस लेने की कोशिश की। ना सिर्फ वापस लेने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि जो इलाका भारत के पास था उसको भी भारत बचा नहीं पाया इतने 70 सालों में। अब चीन को इस बात की आदत पड़ गई और चीन भारतीय सेना को और शायद भारत को एक राष्ट्र के तौर पर थोड़ा हल्के में लेने लगा। लेकिन अब यह भारत बदल चुका है। यह 2020 का भारत है। चीन को यह समझ में आया होगा कल शाम को और कल रात को, जब चीन के अपने सैनिक भी वहां पर मारे गए। आप सोचिए, क्या कभी चीन ने इसकी कल्पना भी की होगी कि भारतीय सैनिक चीन के सैनिकों को और उनके एक कमांडिंग ऑफिसर को भी मार सकते हैं? चीन इस समय, अगर यकीन मानिए, तो हिला हुआ है। चीन इस समय सदमे में होगा, और चीन इतने सदमे में है कि वो ये बताने की स्थिति में भी नहीं है, ये बता भी नहीं पा रहा है कि उसके कितने लोग मारे गए हैं। हमें जो सूत्रों से पता चला है वो ये है कि 20 लोग हमारे शहीद हुए हैं। हमारी भी संख्या इससे ज्यादा हो सकती है, क्योंकि बात लगातार जो चल रही थी वो ये है कि हमारे कुछ जवान शहीद हुए हैं, लेकिन कुछ जवान हमारे मिसिंग हैं, यानी लापता हैं। वो अपने बेस कैंप में लौटे नहीं। इसलिए हो सकता है कि हमारी संख्या भी इससे ऊपर चली जाए। लेकिन चीन के जो सैनिक मारे गए हैं, लेकिन जो खबरें जो लगातार आ रही हैं वो ये है कि चीन के कम से कम उतने ही सैनिक तो मारे गए हैं जितने भारत की कैजुअलिटीज हुई हैं, लेकिन चीन के सैनिक जो मरे हैं उनकी संख्या इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि कल जो हाथापाई हुई है दोनों सेनाओं के बीच में, इसमें ज्यादा नुकसान चीन का हुआ है। भारत का नुकसान तो हुआ है जैसा हमने आपको बताया, लेकिन चीन का नुकसान इसमें ज्यादा हुआ है, और यह चीन के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। हम आपको लगातार बता रहे थे कि मनोबल के मामले में, राष्ट्रभक्ति के मामले में और शारीरिक शक्ति के मामले में चीन के सैनिक भारत के सैनिकों के सामने कहीं टिकते नहीं हैं। और कल भी जो हुआ उसमें भारत के सैनिकों की संख्या कम थी, और उस समय चीन के सैनिकों की संख्या भारत से कहीं ज्यादा थी। जब ये पूरी हाथापाई हो रही थी, जब ये पूरा युद्ध चल रहा था, उसमें चीन के जो सैनिक थे उनकी संख्या भारत से कहीं ज्यादा थी। फिर भी नुकसान ज्यादा चीन को हुआ, और हमारे कुछ सैनिक, क्योंकि वो टेरेन ऐसा है, नदी में गिर गए, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। इसलिए चीन हैरान होगा, चीन परेशान होगा, और चीन को अब ये समझ नहीं आ रहा होगा कि भारत भी इस तरह रिटेलिएट कर सकता है, और आने वाले दिनों में हो सकता है भारत चीन को और भी हैरान कर दे। अब सवाल यह है कि जब भारत और चीन के रिश्ते सबसे खराब दौर में पहुंच चुके हैं, और जब चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तब भारत को क्या करना चाहिए? विकल्प क्या है भारत के पास? सबसे पहला विकल्प यह है कि भारत को इस घटना की पूरी जांच करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि चीन ने यह कार्रवाई पूरी तैयारी के साथ की है। इसलिए भारत को भी इस घटना का पूरा विश्लेषण करके चीन को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, यानी एक सैनिक के बदले एक सैनिक।
दूसरा विकल्प यह है कि भारत को भी आक्रामक रुख अपनाकर एलएसी के पास चीन के किसी इलाके पर इसी तरह अतिक्रमण कर लेना चाहिए ताकि चीन को समझौते की टेबल पर आना पड़े और चीन के साथ हम नेगोशिएट कर सकें, क्योंकि नेगोशिएट करने के लिए कुछ इलाका आपके पास भी होना चाहिए ताकि आप ये कह सकें कि पहले आप ये 3 पॉइंट आप छोड़िए और जो 3 पॉइंट्स हमने कब्जे में ले रखे हैं फिर वो हम छोड़ेंगे। इसलिए भारत की जो नेगोशिएशन पावर है वो बढ़ सकती है, लेकिन उसके लिए भारत को आगे जाना पड़ेगा। तीसरा विकल्प यह है कि भारत चीन के खिलाफ एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय गठबंधन तैयार करे। आज चीन के खिलाफ दुनिया के एक बहुत गिने चुने देशी चीन के साथ खड़े हुए हैं और ऐसे में अगर भारत चीन के दोस्तों की संख्या और कम कर दे तो ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा और अलग थलग हो जाने पर चीन की जो शक्ति है वो बहुत कम हो जाएगी। यानी चीन के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के तहत एक बड़ा हमला बोलना चाहिए, कूटनीतिक हमला, जैसा एक जमाने में हमने पाकिस्तान के खिलाफ किया था और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बिल्कुल अकेला कर दिया था। चौथा और सबसे मुश्किल विकल्प यह है कि भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर एकजुट हो जाएं ताकि किसी दूसरे देश को भारत की अखंडता पर सवाल उठाने का मौका ना मिले। हालांकि यह काम बहुत मुश्किल है क्योंकि भारत की राजनीतिक पार्टियां कभी ऐसे मुद्दों पर एकता नहीं दिखाती। खास तौर पर कांग्रेस के लिए यह परीक्षा की बहुत बड़ी घड़ी है क्योंकि कांग्रेस की गलतियों की वजह से ही भारत को चीन के साथ पहला युद्ध हारना पड़ा था और कांग्रेस चाहे तो उस मुद्दे पर साथ आकर अपनी इस गलती को सुधार सकती है, अपने वो पाप धो सकती है अगर कांग्रेस भी इस बार शामिल हो जाए और चीन के खिलाफ इस मोर्चे पर भारत के साथ लड़े। आपने देखा होगा राहुल गांधी के जितने भी ट्वीट्स अभी तक आए हैं वो बहुत ही व्यंग्यात्मक ट्वीट्स हैं। उन ट्वीट्स को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि राहुल गांधी इस बारे में बड़े खुश हो रहे हैं कि चीन की सेना हमारे इलाके में अंदर तक घुस आ गई। वो बार बार भारत सरकार को एक तरीके से पिन चुभाते हैं और मजा लेते हुए ट्वीट्स करते हैं कि देखिए ये क्या हो रहा है, हम तो हारे ही, आप भी हार रहे हैं। इस बात की खुशी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ऐसा लगता है हो रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो सबूत गैंग के साथ हैं, जो आज भी चीन के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते, अपनी सरकार के खिलाफ लिखेंगे, अपनी सेना के खिलाफ लिखेंगे, लेकिन चीन के खिलाफ कुछ नहीं लिखेंगे। इन 4 विकल्पों के अलावा भारत के पास 2 सैन्य विकल्प भी हैं जिनसे कुछ लोग सहमत हो सकते हैं तो कुछ असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन हम विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय पूरी दुनिया भारत की जवाबी कार्रवाई का इंतजार कर रही है। भारत चाहे तो सर्जिकल स्ट्राइक करके अपने सम्मान को बनाए रख सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हमने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को जवाब दिया था। आज का भारत 1962 का भारत नहीं है, यह 2020 का भारत है, लेकिन आशंका यह है कि इस विकल्प का इस्तेमाल करने के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो सकता है क्योंकि चीन पाकिस्तान नहीं है, चीन है और चीन पाकिस्तान के मुकाबले बहुत शक्तिशाली है। इसलिए अगर इस विकल्प का प्रयोग किया तो चीन पाकिस्तान की तरह चुप नहीं बैठेगा, बल्कि चीन भी फिर वही सब करेगा। यह भी संभव है कि भारत और चीन के बीच कारगिल जैसा एक लिमिटेड वॉर यानी सीमित युद्ध इसके बाद शुरू हो जाए। सेना के साथ नौसेना भी चाहे तो चीन की घेराबंदी करने में मदद कर सकती है। इससे चीन पर दबाव पड़ेगा और उसे समझौते के लिए मजबूर किया जा सकता है। आपको डोकलाम विवाद याद होगा, जहां 73 दिन तक भारत के सैनिक चीन के सामने डटकर खड़े रहे। 73 दिन। 2017 में जब यह विवाद हुआ था तब भारत की सैन्य ताकत पर बहुत सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन डोकलाम विवाद के बाद यह अध्ययन किया गया कि दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ अपनी कितनी सैन्य ताकत तैनात की है। यानी अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो कौन एक दूसरे के खिलाफ कितना मजबूत है इस इलाके में। यह अध्ययन अमेरिका के हार्वर्ड कैनेडी स्कूल ने किया था। अगर सैनिकों की संख्या की तुलना करें तो भारत के उत्तरी, मध्य और पूर्वी कमांड्स को मिलाकर करीब 2.25 लाख सैनिक तैनात हैं, क्योंकि ये 3 कमांड्स इस पूरे इलाके का ध्यान रखती हैं, जबकि चीन के तिब्बत, शिनजियांग और वेस्टर्न थिएटर कमांड को मिलाकर कुल 2 लाख से 2,34,000 के बीच सैनिक तैनात हैं। यानी सैनिकों की करीब करीब बराबरी की तैनाती है दोनों तरफ से, 2-2 लाख से ऊपर।
दोनों देशों की वायुसेना की तुलना करें तो चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड के पास 157 लड़ाकू विमान हैं, जबकि चीन का सामना करने के लिए भारत ने अपने 270 फाइटर जेट्स इस इलाके के लिए तैनात कर रखे हैं। यानी लड़ाकू विमानों के मामले में भारत ने चीन के खिलाफ जबरदस्त तैयारी की है और अगर युद्ध की स्थिति आई तो फिर चीन के लिए भारत का सामना करना बहुत मुश्किल होगा। आपको यह भी याद दिला दें कि 1962 के युद्ध में भारत ने अपनी वायुसेना का इस्तेमाल ही नहीं किया था, नहीं तो युद्ध का नतीजा कुछ और भी हो सकता था। इसी तरह से अगर दोनों देशों की परमाणु शक्ति और मिसाइलों की तुलना करें तो चीन के पास 104 मिसाइल हैं जो भारत में कहीं पर भी हमला करने में सक्षम है, किसी भी शहर में, किसी भी क्षेत्र में। भारत के पास 10 अग्नि 3 मिसाइल हैं जो चीन में कहीं भी हमला कर सकती हैं, पूरा चीन उनकी रेंज में है। इसके अलावा 8 अग्नि 2 मिसाइल्स हैं जो सेंट्रल चीन को निशाना लगा वहां तक पहुंच सकती हैं, और 8 अग्नि 2 मिसाइल हमारे पास हैं जो तिब्बत में चीन को निशाना बनाने के लिए तैयार है। यानी अगर चीन ने अपनी सैन्य तैयारी की है तो भारत ने भी कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसलिए आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए चीन को किसी भी तरह के भ्रम में अब नहीं रहना चाहिए, और यह भ्रम उनका कल भी टूट गया होगा। यह 1962 का भारत नहीं, यह 2020 का भारत है। और अब आप ये देखिए कि भारत में कैसे एक पूरा की पूरा गैंग, जिसे हम सबूत गैंग कहते हैं, इस खबर पर आज भी, इस समय भी अपना एजेंडा चला रहा है। चीन ने भारत के सैनिकों की हत्या की, बातचीत की कोशिशों को चोट पहुंचाई, अपना वादा तोड़ दिया। लेकिन ये सारे लोग, ये सारे गिद्ध की तरह लोग हैं, वल्चर्स, जो चीन की आलोचना करने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा ये लोग भारत की सेना और सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं। उल्टा ये लोग कह रहे हैं कि हमें बताओ हमारे कितने लोग मारे गए, क्यों मारे गए। इन्हें जैसे ही भारत के 3 सैनिकों के शहीद होने की खबर मिली, इन्होंने तालियां बजानी शुरू कर दी। एक तरीके से इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये लोग भारत और चीन के बीच बढ़ते विवाद का तमाशा देखने लगे। भारत के सैनिकों के शहीद होने पर ये सारे गिद्ध खुश हो गए, और जैसे ही इन्हें यह पता चला कि चीन के भी सैनिक मारे गए हैं तो इन लोगों के बीच शोक फैल गया। इनकी पूरी मुस्कुराहट गायब हो गई और उसके बाद से ये लोग दुखी हो गए। इससे आप समझ सकते हैं कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक सिर्फ सीमा पर ही मौजूद नहीं हैं, बल्कि इनमें से कुछ सैनिक हमारे ही देश के अंदर मौजूद हैं, और आप इन्हें हर क्षेत्र में देख सकते हैं। इन गिद्धों को चीन की सेना का आप PR विंग भी कह सकते हैं। ये चीन के लिए काम करते हैं। ये लोग भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए गोली तो नहीं चला सकते, लेकिन बंदूक की जगह कलम का इस्तेमाल करके ये भारत की अखंडता को चोट पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आज जो हमने आपको कहा है, हमारा भी मजाक उड़ाएंगे। अगर हमने कह दिया कि चीन की सेना कमजोर है तो हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारी ट्रोलिंग करते हैं। और अगर हमने ये कह दिया कि भारत युद्ध के लिए तैयार है तो भी हमारा ही मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि देखिए ये लोग भारत को युद्ध में झोंकना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भारत गुलामी की मानसिकता में हमेशा रहे। और हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं वो या तो अंग्रेजों को अपना आज भी बुद्धिजीवी के तौर पर अपना वो एंसेस्टर्स मानते हैं उनको, और उन्हीं से सारे कमांड्स लेते हैं, और जो दूसरे बचे हैं वो कम्युनिस्टों को अपना मास्टर मानते हैं।